जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत 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 प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। प्यारे होंगे मतलब क्या सर, हम प्यारे हैं नहीं क्या? आप प्यारे हो, मेरा मतलब आप लोग अच्छे होंगे। बस कोई बात मुंह से निकल जाए, आप लोगों को उसे पकड़ लेनी होती है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पर आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल की क्लास के 2 पॉइंट्स हैं जो कल की क्लास में मेरे से रह गए थे, तो मैं उसको बता देता हूँ एक बार। वो पॉइंट्स क्या थे? देखो, एक तो था जो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन थी ना, इसको जब हीट दी जाती है, याद होगा आपको जब मैंने एक बात बोली थी थर्मल डिकम्पोजिशन। मैंने जब डिकम्पोजिशन को थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी कंडक्ट करवा रही हो, माने इसके ब्रेकडाउन को, इसके डिकम्पोजिशन को जब हीट एनर्जी से आप इसको तोड़ो तो ये कुछ भागों में टूट जाएगा। और फिर मैंने एक बात बोली थी महाडाउट रूप से। महाडाउट में मैंने ये बोला था कि ऐसी रिएक्शंस को करने के बाद में कौन कौन से तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब आपको मैं याद करवा दूंगा, बट नॉट विद दिस लेक्चर। हम आपको उसको बेसिक्स में दे देंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करनी है। लेड ऑक्साइड बन जाता है अपना, NO2 गैस बनती थी अपनी, और O2 गैस बनती थी ये सॉलिड फॉर्म में। ये भी अपना किस फॉर्म में रहेगा? ये तो अपना एक्वस फॉर्म में भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे जनरली सॉलिड मानो आप तो, है ना? तो अभी हम बात क्या करते हैं, अभी हम इसके लिए बात अगर करें तो बैलेंसिंग की बात करनी थी मेन, तो हमारे को वही काम था, वही चीज़ रह रही थी। तो लेड एक है, फिलहाल बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूँ, क्योंकि नाइट्रोजन का छोटा नंबर बड़ा नंबर, बैलेंस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन का वैल्यू, वो नाइट्रोजन का नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, वो 2 निकल कर आ जाएंगे। तो इधर 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, मामला बैलेंस्ड है क्या? सर ऑक्सीजन इधर इधर मिलाकर 4 हो गए, इधर 1 है और इधर भी 2 हैं, तो 2 4 1, 2 और 4 6 और 1 7, इधर 3 दूनी 6। ऑक्सीजन में फ़र्क नज़र आ रहा है ना? अगर मैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ा दूँ तो क्या होगा? अच्छा यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 हैं, तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अब ऑक्सीजन 6 तो है ही, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 12 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर तो हो गए 12। यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करो, अगर यहाँ 2NO2 के बजाय मैं 4 लगाना प्रेफर करूँ, अब देखो बात क्या हो रही है। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, माने 10 ऑक्सीजन हो गए। अब भी एक बच रहा है, तो यहाँ से वो एक आ गया, 11 हो गए। अब भी एक बच रहा है 12। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो लेड भी बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ से 2 हो जाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 8 ऑक्सीजन के एटम, यहाँ से 2 ऑक्सीजन के एटम, यहाँ से 6 दूनी 12 तो है ही, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इसके साथ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 12, माने 12 ऑक्सीजन। तो 2 और 2 4 और 8 12 ही होते हैं, 8 और 4। तो यहाँ से 12 ऑक्सीजन, लेड के 2 एटम, नाइट्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4 हो गए। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो यही हमारी बैलेंस रिएक्शन थी, ये चीज़ बच रही थी। ये सर आपने कैसे किया? आपने तो उस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जो आपने सिखाया था, क्योंकि वो मेथड यूनिक था, अलग था, वो मैथमेटिकल वैल्यूज़ के साथ था। अगर आपको इस मेथड में कन्फ्यूज़न हुआ हो जो मैंने अभी लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेथड मैंने अभी लगाया है उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना? कुछ रिएक्शंस में जल्दी काम कर जाएगा, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड को प्रेफर किया जा सकता है। लेकिन मैंने इसलिए आपको वो वाला मेथड दिया था कि अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सवाल सॉल्व ना होता दिखे तो आप सीधा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो, आसानी से सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व होगा। हो सकता है डिफ़िकल्टी इस मामले में आए कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही हो, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप उस बात को जानते हो और मैथमेटिक्स का सही इस्तेमाल कर जाते हो तो वो रिएक्शन सही होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके मार्क्स उसमें आ जाएंगे। फिलहाल एक पॉइंट तो ये था जो हम कल की क्लास में बताना भूल गए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, आपने जब देखा होगा कि AgCl, AgBr, इनको सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जा रहा था, इनका डिकम्पोजिशन किया जा रहा था, तब इनसे सिल्वर निकल कर आ रहा था, ग्रेइश वाइट कलर का, और क्लोरीन गैसेस और ब्रोमीन गैसेस निकल कर आ रही थी। इन रिएक्शंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो बताना था हमको। तो डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl, AgBr in presence of sunlight
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सब कहाँ किया जाता है, मेरा मतलब इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझे। अब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या है मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, समझ रहे हो क्या। लाइक एस्थेटिक्स फ़ोटो जो आजकल खिंचवाते हैं कई नवाबी बच्चे, तो उस दौरान वो फ़िल्टर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर्स भी होते हैं। अब मुझे फ़िल्टर चलाने ज़्यादा नहीं आते हैं, मैं ऐसा ही हूँ इसलिए ऐसा ही दिखता हूँ, मुझे ब्लैक एंड वाइट बनना नहीं आता। तो ठीक है, तो ये दो बातें थी जो कल की क्लास से थी, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसको कल अपनी रिएक्शंस में और अपनी जगह पर जहाँ पर आपने ये लिखा वहाँ ये लिख लो, जहाँ ये रिएक्शन लिखी है उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं न्यू स्लाइड से आता हूँ अपने, और आज की कहानी को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं आज की कहानी इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ हो जाए, ठीक है, ताकि अपन कल से नया चैप्टर शुरू कर सकें, एसिड बेस एंड साल्ट। हटता हूँ साइड में, करो कॉपी। हाँ जी भाई साहब, चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा मुद्दा क्या है, आज का हमारा मुद्दा पहले है जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 4 तरह की थी, कौन कौन सी। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें जो तीसरे पॉइंट पर है, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ ली, डिकम्पोजिशन पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे पप्पू रिएक्शन। अरे यार अभी बताया ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आओ उसी को पढ़ते हैं। आर थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है डिस्प्लेस करना पड़ेगा। कैसे, एक तरीका बताता हूँ, छोटा सा फिनोमेना यहाँ पर बताता हूँ, आप समझ जाओगे कैसे। देखो कैसे बनाकर दिखाऊं, कैसे बनाकर दिखाऊं, कैसे बनाकर दिखाऊं, समझो। मान लो ये अपनी इंक है और ये अपना मार्कर है, ठीक है। पहले मान लो ये ब्लैक मार्कर इस ब्लू इंक के साथ में बैठा था, बड़े मज़े से बैठा था, सुकून से बैठा था, ठीक है। बाद में ये आया ब्लू मार्कर, ये बोलता है अरे ओ ब्लैक मार्कर चल निकल यहाँ से। माने इसमें ताकत है, ब्लू वाले मार्कर में ये ताकत है कि ये ब्लैक मार्कर को लात मार के भगा सके, माने इसको अपनी जगह से खसका सके, मतलब डिस्प्लेस कर सके। तो ब्लू मार्कर बोलता है और आता है, मेरा मतलब आता है और बोलता है, सर कुछ भी आता है और बोलता है ए ब्लैक मार्कर चल निकल यहाँ से, ये जगह तूने खरीद थोड़ी रखी है, चल भाग यहाँ से। तो लात मार के ठका, इसको भगा दिया, तो ब्लैक मार्कर अलग चला गया और ब्लू मार्कर के साथ कौन आ गया, मतलब ब्लू इंक के साथ में कौन आ गया, ब्लू मार्कर। तो अभी ब्लू मार्कर कहाँ पर है, सर जहाँ पर ब्लैक मार्कर था वहाँ पर है। माने इस रिएक्शन में होगा क्या, पहले तो एक कंपाउंड होगा, कंपाउंड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं ना। मान लो मार्कर, ब्लैक मार्कर एक एलिमेंट है, ब्लू इंक एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट मिलकर, एटलीस्ट दो एलिमेंट मिलकर ये कंपाउंड बनाएंगे। तो एक कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड के पास में एक एलिमेंट आएगा, ये सिंगल एलिमेंट है, आप सिंगल ही देख रहे हो उसको, ये डबल है, दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट ये कंपाउंड को बनाएंगे। ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते थे, लेकिन मिनिमम दो तो एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। तो जब इस तरीके से एक कंपाउंड की बने, तो यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट आता है और ये एलिमेंट ताकत रखता है इस एलिमेंट को शिफ्ट करवाने की, इसकी जगह से डिस्प्लेस करवाने की। तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट, एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करवा दे रहा है और ख़ुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जा रहा है। समझ गए क्या? तो सेम चीज़ को यहाँ पर लिखना है अपने को। पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों सर? केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप थे, उसमें से ये तीसरा है, तो हम लिख सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन in which an element displaces an
अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है क्या? अभी आपने वही देखा, मैंने वही लिखा है। माने ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। किस में से? इस एलिमेंट के कंपाउंड में से। समझ गए? अब इसने इस एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, ब्लू मार्कर नाम के एलिमेंट ने ब्लैक मार्कर नाम के एलिमेंट को भगा दिया। इसका मतलब ब्लू मार्कर वाले एलिमेंट में या फिर इस एलिमेंट में जो डिस्प्लेस करवा रहा है, इसने इसको डिस्प्लेस करवा दिया ना। तो डिस्प्लेस कौन करा रहा है? ये। अगर ये डिस्प्लेस करवा रहा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा ताकत है। अब ताकत कोई बॉडी तो बनी हुई है नहीं इनकी जो अपनी बाइसेप दिखाएंगे, राइट? तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो इसकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी, रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये कहलाएगा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। और इससे इसकी रिएक्टिविटी कम है, मतलब इस एलिमेंट की रिएक्टिविटी इस वाले एलिमेंट से कम थी, इसलिए ये बेचारा यहाँ से भाग गया, इसको भागना पड़ गया। समझ गए? मतलब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से भगा देता है। सही है क्या? तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी होने वाला है, नोट पॉइंट। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces least reactive element from its compound। समझ गए क्या? अब सर हमको कैसे पता लगेगा? एलिमेंट तो बहुत सारे हैं और जनरली हमको काम आएंगे तो वो भी 15-20 तो होंगे ही, वैसे ज़्यादा भी हैं। जनरली जो काम आते हैं वो ज़्यादा एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी जिन एलिमेंट्स को लेती है उनकी संख्या है 13। तो 13 एलिमेंट्स की एनसीईआरटी ने एक ऐसी टेबल बना रखी है जिस टेबल के ऑर्डर को याद करने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है। समझ में आए? क्योंकि एलिमेंट्स का अगर ये पता लग जाएगा हमको कि कौन एक्टिव ज़्यादा है, कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, कौन रिएक्टिव कम है, तो आपके लिए रिएक्शन करना आसान हो जाएगी। हम कैसे पहचानें? सर एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, उसके ऑर्डर को याद कराने की ट्रिक हम अभी आपको देते हैं, लेकिन उसके पहले एक और लाइन लिखवाता हूँ, फिर मैं वो ट्रिक देकर रिएक्शंस कराता हूँ। देखो अब मेरा पॉइंट ये कहता है कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। काहे को? वापस देखो, एक बार ऐसे देखो समझ जाओगे, है ना? रिप्रेजेंटेशन देखो आप, ये जो एक एलिमेंट आया, ये जब इसके पास आया तो इसने एक एलिमेंट ने एक ही एलिमेंट को इसकी जगह से भगाया ना। ये एलिमेंट जब आया इसके पास में तो इस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने, जिस पे मेरा अंगूठा चल रहा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से भगा दिया ना, इसको भगा दिया साइड में और खुद जगह बैठ गया। तो क्या एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? हाँ सर। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करा दिया, इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आओ लिखते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन is also known as single displacement reaction समझे? क्यों? मैंने मतलब समझा दिया, फिर भी लिख देता हूँ, बिकॉज नीचे से लिखता हूँ, चलो वहीं से लिख देता हूँ। देखो बिकॉज शॉर्ट में लिखता हूँ मैं ऐसे, है ना, चलेगा ना? बिकॉज वन
बिकॉज ओनली वन एलिमेंट is being displaced, is getting displaced by another element या one element क्लियर है क्या? मतलब सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब आओ उस टेबल को बनाते हैं, उस ट्रिक को जानते हैं और उसके बाद साइड में उसकी रिएक्शंस करते हैं। तो अब हमको जो टेबल बनानी है उसका नाम है रिएक्टिविटी टेबल। क्या नाम है? रिएक्टिविटी टेबल। रिएक्टिविटी टेबल कहो या रिएक्टिविटी सीरीज़ कहो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। और क्लास मेरी बात मानो, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाया करो। जब मैं साइड हटता हूँ तो उसी वक्त वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाने होते हैं, वही आपके समझदार होने की निशानी है। और आपको तभी बातें याद होंगी क्लास में बता रहा हूँ। लेक्चर को सिर्फ एंजॉय करोगे कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है उस बात का। साइड में हटो, एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है, बट मैं हट जाऊँ तो उसमें नोट्स भी बनाओ। आपके एफर्ट्स अगर इसमें लग जाएंगे तो बातें आपको समझ में भी आएंगी, बातें आपकी समझ में भी आएंगी। मतलब सर बातें समझ में आ रही हैं तो आपका काम बन जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन पढ़ते 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 नोट्स बनाने के बाद ही तो पढ़ पाओगे ना। तो नोट्स बनाने के बाद जब पढ़ोगे तो बातें समझ में तो पहले से आ रही थी, अब समझ के अंदर बैठ जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स बना लो यार, बढ़िया रहेगा। देखो क्लास, हमारा वक्त बच जाए इसलिए मैंने इसको पहले से लिख लिया है। मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिक कैसी है। अभी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स की बात हमको अगर करनी है तो हम 13 एलिमेंट्स की एक टेबल एनसीईआरटी ने बनाई हुई है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम के चैप्टर में। वहाँ इस ट्रिक के बारे में अभी जो डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है उसको समझाने के लिए ये ट्रिक काम की है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। अब आपको जब ये पता ही नहीं है कि कौन से एलिमेंट को आपको हाईली रिएक्टिव मानना है और कौन से एलिमेंट को आपको लीस्ट रिएक्टिव मानना है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर पता ही नहीं कर पाओगे, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अगर पता ही नहीं कर पाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन को परफॉर्म कैसे कर पाओगे। इसके लिए एक एनसीईआरटी टेबल बनाती है और ये इनकी एक्चुअलिटी भी है, ये इनकी हकीकत है इन एलिमेंट्स की। तो केमिकल क्या बोलते हैं उसको, हम क्या कह सकते हैं, मतलब केमिकली ये एलिमेंट्स कितने एक्टिव हैं, इसी बेसिस पर ये टेबल बनाई हुई है इनकी रिएक्टिविटी के लिए। इसलिए सीरीज़ है एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे, इसलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। टोटल 13 एलिमेंट्स की ट्रिक एनसीईआरटी ने बनाई हुई है जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे काम आते हैं। इसमें, इस ट्रिक में, इस सीरीज़ में जो एलिमेंट्स ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड, उनको मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है और वो रिएक्टिविटी हाई शो करते हैं। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी लीस्ट रिएक्टिव माने रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक है, खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, आलू पकड़ा दिए, जंग छिड़ गई, फिर क्या होगा, प्रभु ही कुछ करेंगे। हैं जी भाई साहब, ए जी भाई साहब, गोल्ड ले लो या सोना ले लो। ये ट्रिक अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो एक खिलाड़ी था, वो हमारी टीम में खेलता था, हमारे लिए खेलता था। जैसे नॉर्मल खिलाड़ियों की बात नहीं हो रही है, वो खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेलते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, समझ रहे हो। तो मान लो कोई खिलाड़ी हमारे लिए खेलता था, अब उसने कैल्शियम मांगा क्योंकि उसकी बोन्स में कैल्शियम की नीड थी। और हमने, अगर मान लो कोई इंस्ट्रक्टर है तो उसने क्या किया, उसने पैसा बचाने के लिए कि कैल्शियम ख़रीदना ना पड़े, उसने आलू पकड़ा दिए। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो आलू खाओ, एनर्जी बढ़ाओ और खेलो। चलो, खिलाड़ी को गुस्सा तो आएगा ही आएगा, फिर जंग छिड़ेगी हमारे बीच में। उसके बाद भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान ही कुछ कर सकते हैं। खिलाड़ी तो भैया तगड़ा ही इंसान है, वो छोड़ के चला गया अगर टीम को, मान लो, तो उसको रोकने के लिए अब भगवान से आइडिया लेना पड़ेगा। तो भगवान कहेंगे कि बेटे जाके उस खिलाड़ी को बोलो, प्यार से बोलो, ऐसे थोड़ी ए खिलाड़ी इधर आ, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, तो प्यार से बोलना पड़ेगा। तो उसको भाई साहब करके बात करना। कैसे बोलोगे, हैं जी भाई साहब, ए जी भाई साहब, आप सोना ले लो हमसे, गोल्ड ले लो, लेकिन हमारी टीम को छोड़ के मत जाओ। तो देखो, अब खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, उसको पकड़ा दिया आलू, मैंने आलू पकड़ा दिए, फिर क्या होगा, जंग छिड़ गई ना, जंग छिड़ गई। जंग छिड़ने के बाद में अब डर लग रहा है कि अब क्या होगा, इंस्ट्रक्टर को डर लग रहा है कि खिलाड़ी छोड़ के ना चला जाए। फिर क्या होगा,
तो भैया प्रभु ही कुछ करेंगे, प्रभु ही कुछ करेंगे। जब भी हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे भगवान ही कुछ करेगा, अरे भगवान ही मालिक है ना। तो खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, आलू पकड़ा दिए, जंग छिड़ गई, अब तो जंग छिड़ गई। फिर क्या होगा, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। प्रभु ही कुछ करेंगे भैया, प्रभु ही कुछ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्रभु तो सलाह देंगे मेरे को, नीचे आके तो उसको रोकने से रहे। तो अब उनकी सलाह को मानकर मैं, हैं जी भाई साहब, ए जी भाई साहब, सोना ले लो भाई साहब। तो जो हैं जी है ये था मरकरी, एच जी मरकरी, ये ए जी है सिल्वर, ए यू माने गोल्ड, गोल्ड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इन एलिमेंट्स के एक बार नाम बोल देता हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इसको Fe से शो किया जाता है। Pb माने लेड, H माने हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। ठीक है, तो ये ट्रिक हमने आपको बता दी है, इसलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है। ऊपर वाले एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, काफ़ी हाईली रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। अब ये ट्रिक कैसे यूज़ लेनी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स को कैसे पढ़ना है, हम आपको वो सिखाते हैं लिखकर। आओ, चलो एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को ले लो प्लस एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को ले लो, हाइड्रोजन को, और इसका कंपाउंड बना लो। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि इस सीरीज में ऊपर आ रहा है। हाँ सर, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इस सीरीज में नीचे आ रहा है इसलिए। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कराएगा और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, KCl प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सिंगल एटम की फॉर्म में थोड़ी रहेगा, इसलिए H2 बन जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन इसी फॉर्म में निकलती है। तो जब H2 निकलेगा तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन एक ही है, तो क्यों ना इसे आप 2 बना लो। अब बैलेंस्ड है। सर अभी मुश्किल है कि क्लोरीन 2 है यहाँ पर और क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग अगर यहाँ 2 लगा दूँ, क्योंकि चेंज तो सिर्फ बड़े नंबर में होता है, ये बात हमने आपको पहले भी सिखाई थी, वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो बड़े नंबर को आपने यहाँ बदल दिया 2, तो क्लोरीन हो गए 2, क्लोरीन हो गए 2, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम भी तो 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो क्यों ना आप यहाँ पर 2 लगा दो। समझ गए क्या? चेंज सिर्फ बड़े नंबर में होगा, इसलिए मैंने आगे आगे बड़े वाले नंबरों को छेड़ा है, बीच में कहीं चेंज नहीं किया। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हो, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। क्लियर? ये रिएक्शन आपके सामने हुई है। क्यों, कैसे? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट करता क्या है, डिस्प्लेस करता है। किसको? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। किस में से? माने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा उसी के कंपाउंड में से। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो यहाँ पर है और इसका कंपाउंड क्या है, HCl। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका कंपाउंड है HCl। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस करवाया जाए, तो ये डिस्प्लेस कौन करवा रहा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर है क्या? तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब एक कैल्शियम का ले लेते हैं और एक चलो कॉपर का ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये लो, एक कैल्शियम ले लो, एक कॉपर ले लो। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? देखो सीरीज में देखो, एक कैल्शियम और एक कॉपर। अब मुझे बताओ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? सर कैल्शियम। कॉपर कहाँ है सर? नीचे। माने कैल्शियम कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है ना? नहीं, ऊपर आने वाले एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। तो कैल्शियम क्या है, हाईली रिएक्टिव। कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कराएगा और खुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो होगा क्या, कैल्शियम कॉपर को हटाएगा और खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। समझे क्या बात? समझे? एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है? सर सिर्फ कॉपर का। एक एलिमेंट ने डिस्प्लेसमेंट करवाया है
और सिर्फ एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कॉपर को हटा दिया गया तो एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया। कैल्शियम ने डिस्प्लेसमेंट करवाया है, माने एक ही एलिमेंट ने डिस्प्लेसमेंट करवाया है। पोटेशियम ने डिस्प्लेसमेंट करवाया है तो एक ही एलिमेंट ने डिस्प्लेसमेंट करवाया है। हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये लाइन मैंने लिखी है, वो रिएक्शन जिसमें आपको मतलब इन रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। उसका कारण यह है कि एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और करवाने वाला भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गया अपना 2 एग्जाम्पल इसके। अब 2 या 1 अनोखे एग्जाम्पल लेता हूँ। एक शब्द होता है हमारी केमिस्ट्री में जिसका नाम है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है किसी चीज़ का हो पाना। ये दोनों रिएक्शन होती दिख रही हैं, इसका मतलब दोनों रिएक्शन कैसी हैं, फिजिबल हैं। बट ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जब रिएक्शन होती ही नहीं है, मतलब आपने 2 चीज़ों को मिलाया तो रिएक्शन हुई, तो ये रिएक्शन है फिजिबल रिएक्शन जो हो रही है। लेकिन अगर 2 चीज़ों को मिलाने पर रिएक्शन हो ही नहीं रही, इसका मतलब ये होती है नॉन फिजिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन अपने आप से होने की तैयारी नहीं है, ये रिएक्शन होने को तैयारी नहीं है। तो वो एग्जांपल अब मैं लेता हूँ आपके सामने। देखो, कहानी को पलट देता हूँ। इस बार मैं कॉपर को यहाँ ले लेता हूँ, मतलब कॉपर को अलग से एलिमेंट के रूप में और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड। तो मुझे बताओ, क्या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में कॉपर नीचे आ रहा है, मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। कैल्शियम ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करवा पाएगा क्या? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करवा पाएगा क्या? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करवाता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। मैंने ये लाइन लिखी है, मैंने ये नहीं लिखा कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा ना, माने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। अगर डिस्प्लेस ही नहीं करवा पाएगा तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? नहीं होगी। इसलिए आप यहां लिखोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन अकर्स। रिएक्शन होती ही नहीं है, समझ गए क्या? क्रॉस का साइन लगाया मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है। बात क्लियर हो गई ये वाली? तो मुझे बताओ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है यहाँ पर। मान लो ये अपना एक बर्तन है और इस बर्तन में वैसे इंक भरी हुई है। अभी आप थोड़ी देर के लिए मानो कि ये बर्तन पोटेशियम के मेटल से बना हुआ है, ये बर्तन पोटेशियम के मेटल से बना हुआ है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की मेटल से। और इसके अंदर मैंने ये ढक्कन खोलकर इसके अंदर मैंने डाल दिया HCl डाल दिया इसमें। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल का बर्तन है, इसकी दीवारों से, इस बर्तन की वॉल्स से पोटेशियम निकल कर इस HCl के पास में जाएगा और इस हाइड्रोजन को निकाल के खुद यहाँ बैठ जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं होगा? हाँ सर होगा, तभी तो ये दोनों बनेंगे। हाइड्रोजन गैस बनेगी तो वो तो उड़ जाएगी और इस सोल्यूशन में इस बर्तन की जो वॉल्स में जो मेटल है जिसका नाम पोटेशियम है वो जाता रहेगा। तो क्या ये बर्तन थोड़ी देर बाद में डैमेज नहीं हो जाएगा? इसका मतलब आप हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के बर्तन में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन को नहीं डाल सकते। समझ में आया? लेकिन अब देखो, कैल्शियम, मान लो ये बर्तन कैल्शियम के मेटल से बना हुआ है। अब इसके अंदर आपने CuCl2 डाला तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का बर्तन है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर आपने। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैल्शियम बोलेगा इसके अंदर पड़े हुए कॉपर क्लोराइड से कि मैं तेरी जगह पे आऊँगा। तो कैल्शियम बर्तन में से निकल कर अंदर सॉल्यूशन में घुलता रहेगा, क्लोरीन के साथ में जुड़ता रहेगा और ये बनाएगा। तो क्या कैल्शियम की दीवार, माने कैल्शियम का जो बर्तन है उसकी दीवारें टूट नहीं जाएंगी, डैमेज नहीं हो जाएंगी? माने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसका बर्तन और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन नहीं लिया जाना चाहिए। समझदारी इसी में ही है, समझ गए? लेकिन इसी रिएक्शन को उल्टा करके देखो, अगर कॉपर का बर्तन हो, मानो बर्तन कॉपर का है और मैंने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें ये ताकत तो है ही नहीं कि कैल्शियम को डिस्प्लेस करवा पाए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ जैसी इस बर्तन में डाली गई है वैसे की वैसी पड़ी रहेगी और कॉपर इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो कॉपर का बर्तन माने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का बर्तन और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन चलेगा। बात समझ में आई? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का अगर बर्तन बनाया है
और उसके अंदर डाला है सोल्यूशन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का, तो इस बर्तन की दीवार और उस सोल्यूशन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो ये चीज़ सेफ़ है, माने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के बर्तन में, सॉरी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के बर्तन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का सोल्यूशन डाला जाना सुकूनदायक बात है, कोई दर्ददायक बात नहीं है। ठीक है, बर्तन ख़राब नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही तो बर्तन कहाँ से ख़राब होगा। कॉपर का बर्तन वैसा का वैसा बना रहेगा। क्लियर। तो ये बात हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर। इसके बाद हमारा 5 मिनट का बचा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम वो करवाते हैं। पहले हम साइड में हटते हैं, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ, एक बात बता दूं, ये जो ट्रिक है हमारी, ये मैंने खुद नहीं बनाई है, ये बात सच है। रेयरली कहीं मुश्किल से आपको मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स के पास में, या उन स्टूडेंट्स ने अगर किसी टीचर को दिखा दी है तो उनके पास मिल जाएगी। वो मेन इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि अगर ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आई हो या फिर आपसे याद होने में दिक्कत हो रही हो, समझ में तो क्या ही आएगी ये ट्रिक तो ट्रिक याद करनी होती है। अगर याद हो पाने में मुश्किल हो, या फिर आप किसी और इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर पढ़ रहे हो, स्कूल्स में, कोचिंग्स में अगर वहाँ पढ़ रहे हैं और आपको ये ट्रिक कुछ और बताई गई है तो कोई इशू नहीं है, आप उस ट्रिक को याद कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आपको इस सीरीज़ को इसी ऑर्डर में याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन रिएक्शंस को करवाने में इसी सीरीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ रहे हो? तो ट्रिक आप चाहो तो ये वाली यूज़ कर लो, नो इश्यूज़। और कोई और यूज़ करना है या फिर किसी और ट्रिक से आपको याद हो चुका है और आपको वही ठीक लगती है तो आप उसका इस्तेमाल करो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हम साइड में हटते हैं और फिर लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की 4th रिएक्शन। ठीक है, हटते हैं साइड में, कॉपी करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी 4th और आखिरी रिएक्शन से, है ना। और भी रिएक्शंस हैं इसके बाद में, लेकिन मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन ये 4 थी। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगी वो हम कल की क्लास में लेते हैं। अभी टाइम वैसे भी ज़्यादा हो चुका है, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। हाँ, माफ़ करना यार, पता है मेरे को लेक्चर थोड़े ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं, बट क्या करूँ, इसमें मेरा कोई स्पेशल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसको देखने वाले को अगर ये लगेगा कि लेक्चर संख्या ज़्यादा है तो मैं देखूँ क्यों, परेशान हो गया, बोर हो गया, तो अपने आप देखने वाले कम हो जाएंगे। बट मेन ये है कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, समझो बात को। कोई बात अगर लंबी खिंचती है तो खिंच जाए, क्योंकि हमारे पास वक्त है। छोटे में अगर एक्सप्लेन कर दी तो फिर एक्सप्लेन करने का मतलब ही क्या रह जाएगा, फिर कईयों के तो सर से उड़ जाएगी बात। इसलिए तो 100% पब्लिक तक मेरी हर एक बात 100% तरीके से पहुँचे। वो बात पहुँचाने में अगर 99% या 95% रह गया तो उसका दोष भी आप लोग मुझे देने में टाइम नहीं लगाओगे। इसलिए मैं अपनी तरफ से अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, अपने काम को ईमानदारी से करने के लिए, अपनी एक्सप्लेनेशन में कोई कमी ना छोड़ने के लिए टाइम को थोड़ा खींच रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। बट हाँ, इसका लेक्चर कल ओवर हो जाएगा, लास्ट लेक्चर आएगा बस कल इसका 3rd पार्ट में। अभी ये 2nd पार्ट होगा अपना, 3rd पार्ट में इसका लेक्चर पूरा हो जाएगा, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में एसिड बेस एंड साल्ट के लेक्चर्स भी कल से अपलोड हो जाएंगे। और कल से एक लेक्चर अपलोड नहीं होगा, मोर देन 1 लेक्चर अपलोड होंगे श्योर, क्योंकि मेरे पास टाइम अच्छा खासा रहेगा कल से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा मेन पॉइंट, मेरा मतलब हमारा 4th पॉइंट, तो हमारी 4th रिएक्शन क्या है? हमारी 4th रिएक्शन सर डबल डिस्प्लेसमेंट। आओ लिखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ था इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट होंगे इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन कैसे बताएंगे समझो। दोज केमिकल रिएक्शंस जब लेक्चर देख रहे हो ना तो साथ साथ बोला भी करो, चुप मत बैठा करो, ठीक है, ज़्यादा याद होगा, जल्दी याद होगा। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच two compounds react in such a way, in a way, या two compounds reacts, या फिर यूँ लिखो two compounds react by exchanging
ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट्स। सर समझ में कम आया, अब समझाता हूँ, मार्कर के थ्रू सब समझ में आ जाएगा। ये एक अलग कंपाउंड है, मान लिया। सर ये कंपाउंड कैसे है, इसमें 2 एलिमेंट्स बता दो, एक बार हम समझ जाएंगे। ये रहा मार्कर, ये रहा कैप। तो कैप को अलग मान लो, मार्कर को अलग मान लो। अभी मैंने इसको यहाँ फिट कर रखा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, वैसे ही ये कैप और मार्कर, ये 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है, इसलिए दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट। कंपाउंड कितने हैं? 2 कंपाउंड आपस में आ रहे हैं रिएक्ट करने के लिए। कैसे रिएक्ट करेंगे? एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस को। इस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल, मैं खाने में अचार लेके आया, सामने वाला खाने में रायता लेकर आया। मैंने कहा मेरा अचार तू ले ले, तेरा रायता मुझे दे दे। तो क्या एक्सचेंजिंग नहीं हुई? एक्सचेंजिंग में मेरा कुछ मटेरियल सामने वाले के पास जाएगा और सामने वाले का मटेरियल मेरे पास आएगा। इसी को तो एक्सचेंजिंग कहते हैं। समझ गए क्या? हिंदी में अगर शॉर्ट में बोलूँ तो लेना देना, माने मैंने उससे उसका मटेरियल लिया है तो उसको अपना मटेरियल दिया भी है। बात समझ में आया? तो एक्सचेंजिंग समझ गए ना? तो अब होगा क्या, ये एक आया, ये दूसरा आया, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड। ये कंपाउंड बोलेगा कि मेरा एक आयन निकलेगा यहाँ से, OMG। ये कंपाउंड बोलेगा मेरा एक आयन यहाँ से निकले, इसका आयन यहाँ से निकला। सुनो, ये कंपाउंड बोल रहा है मेरा आयन निकले यहाँ से और चला जाए यहाँ पर, और इस कंपाउंड का जो आयन है वो चला जाए यहाँ पर। तो क्या आयंस का एक्सचेंज नहीं हो गया? बात समझे? आयंस का एक्सचेंज हुआ ना। तो 2 कंपाउंड आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? आयंस के एक्सचेंज से। इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, ठीक है। ऐसी रिएक्शन में अच्छा ये भी डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। पहले ब्लैक यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ब्लू वाला पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आ गया। समझ गए? तो 2 एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए 2 डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? बात आपकी बुद्धि में बैठ गई क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। सर एग्जाम्पल लो, ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं। Na2SO4, इसे कहा जाता है सोडियम सल्फेट। क्लास अब तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी ना किसी को भी कि सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। पता है ना सबको, सोडियम को SO से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। कैपिटल N के बाद में स्मॉल a लिखा जाता है। याद रखना, गलती मत करना है ना। सोडियम सल्फेट इसको कहा जाता है। इसकी रिएक्शन आपने कराई, मान लो किसके साथ? मान लो बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसे कहा जाता है बेरियम क्लोराइड। ओके, क्या होगा? ये अपने आयंस में टूटेगा। कौन कौन से आयन में टूटेगा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ यहीं पर ही। जब ये टूटेगा तो इस पर एक Na+ आयन होगा, और जब ये टूटेगा मतलब ये अलग होगा तो SO4-2 आयन होगा, ठीक है। यहाँ पर आयन तोड़ोगे तो एक Ba+2 आयन होगा और एक Cl- आयन होगा। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ निकल जाएगा, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव के साथ निकल जाएगा। सही है क्या? बात समझे? तो इस कंपाउंड में से एक आयन यहाँ चला गया, इस कंपाउंड में से एक आयन यहाँ चला गया। ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना? अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो इस एलिमेंट की पोजीशन यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, चेंज हो गई। तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ पर, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पर। समझ में आया? तो अब बनेगा क्या क्या? जब इसके साथ ये मिलेगा, बेरियम और सल्फेट आयन को आप मिलाओगे, क्रिस क्रॉस कराओगे, तो BaSO4 आपका कंपाउंड निकल कर आएगा। और मैं ये बात दोबारा नहीं बताने वाला क्योंकि बेसिक्स में समझा चुका हूँ, टाइम वेस्ट होता है बार बार बताने में। तो 2 कंपाउंड मिलेंगे यहाँ पर, Na के साथ Cl, तो एक बन जाएगा आपका NaCl प्लस Ba के साथ SO4 माने BaSO4,
इसे कहेंगे बेरियम सल्फेट, लिख भी देता हूँ। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसका तो आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl का नाम, केमिकल नेम है, पता होगा। जो BaSO4 बनता है ना, इसकी सफ़ेद PPT बनती है। PPT क्या होता है पता है ना, इनसॉल्युबल साल्ट होता है। तो क्या कहूँगा मैं, वाइट PPT बनती है इसकी, समझ गए। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक जगह पढ़ लेते हैं अपन AgNO3 का, दूसरी जगह पर लेते हैं अपन NaCl। ठीक है, ये आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, एक बनेगा AgCl प्लस NaNO3। अब इनके नाम बताऊं या समझ जाओगे। देखो Ag को कहते हैं सिल्वर, इसको कहते हैं नाइट्रेट। इन सब आयंस की जानकारी मैंने आपको हमारे बेसिक्स के लेक्चर नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में दी है, जहाँ क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाया है, तो आप उसे देख सकते हैं एक बार। तो सिल्वर इसे कहेंगे, नाइट्रेट इसे कहेंगे, इसका नाम पड़ जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। इसके दो आयन बनेंगे, कौन कौन से सर, एक जाएगा Ag प्लस और एक जाएगा NO3 माइनस। इसके दो आयन टूटेंगे, एक आएगा सोडियम प्लस, एक आएगा क्लोरीन माइनस। तो प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ जब जाएगा तो Na के साथ NO3 मिलेगा, तो NaNO3 बनेगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन गया। Cl के साथ Ag मिल गया तो सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। ये वाइट PPT वाला होता है, माने ये भी सफ़ेद रंग का PPT बनाता है। क्लियर हो गई ये बात क्लास? ठीक है, ये बातें समझ आ गई। थर्ड एंड फाइनल एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें हमको लेड नाइट्रेट लेना चाहिए, साथ में हमको लेना चाहिए पोटेशियम आयोडाइड। अब होगा क्या, आयंस तोड़ो और क्या, सोचना क्या है। पोटेशियम जाएगा K प्लस में और आयोडीन I माइनस में, NO3 माइनस में और लेड Pb+2 में, समझ रहे हो। तो देखो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास में। अब यहाँ पर नेगेटिव 1 है, -1, यहाँ +2 है। दोनों जगहों पर बैलेंस बनाने के लिए सर इसको +1 बना दो, नहीं ये तो ऑलरेडी +2 है, इसकी संख्या बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है। तो मतलब अगर रिएक्शन बैलेंसिंग में मैं इसका वैल्यू यहाँ 2 रख दूंगा तो यहाँ पर 2 I माइनस हो जाएंगे ना। हाँ सर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस I माइनस को इस Pb के साथ में जब क्रिस क्रॉस के थ्रू मिलाओगे, मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ थोड़ा सा, जब इसको और इसको क्रिस क्रॉस मेथड से आप कंपाउंड बनाओगे तो PbI2 निकल कर आएगा। आप क्रिस क्रॉस से बनाकर देख सकते हो, हम ढंग से सिखा चुके हैं इस बात को। तो यहाँ पर अपना आएगा PbI2, इसको लेड कहते हैं, इसको आयोडाइड कहते हैं। लेड आयन, आयोडाइड आयन, इसलिए दोनों को मिलाने पर जो चीज़ बनती है उसे लेड आयोडाइड कहा जाता है। मैं इसे लिख भी देता हूँ, लेड आयोडाइड। और ये इसकी PPT कैसे बनती है, येलो कलर की। ठीक है, ये अपना पोटेशियम आयोडाइड या लेड आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट। अच्छा ये तो बन गया एक, जब ये इसके साथ मिला, ये और ये मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, K के साथ NO3 है, KNO3 बन जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर? तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रैंसिडिटी और रस्टिंग पे बात करेंगे। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीटली स्वाहा हो जाएगा। तो देकर अपने शब्दों को विराम, दिल से कहता हूँ जय श्री राम।